आज के शो में मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन, दिवालिया का खतरा टल गया। डॉलर की कदर में कमी से क्या अशिया खुर्दोनोश और ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी होगी? महंगाई का तूफान आखिर कब थमेगा? माशी मुश्किलात का वाहिद सबब क्या गुज़िश्ता हुकूमत के नाकिस फैसले? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, माशी सूरत हाल क्या बेहतरी की जानिब गामजन है? क्या मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है? हालिया दिनों में रुपए की कदर के अंदर हमने मुसलसल इजाफा देखा, डॉलर की कदर गिर रही है, तो क्या इसके यानी महंगाई की सूरत में आम आदमी तक पहुंचेंगे? महंगाई कम होगी? क्या महंगाई में जो तूफान है वो उसको थमने का कोई चांस नजर आता है? ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा हो या अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा, क्या वो दोबारा वापस होंगी या नहीं होंगी? डॉलर की कमी के असरात आम आदमी तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? साथ साथ हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? क्या इंपोर्ट्स के हवाले से हुकूमत के हालिया मेजर्स जिनका कुछ फायदा हुआ है क्या बदस्तूर जारी रहेंगे? और साथ साथ ट्रेडर्स टैक्स के हवाले से हुकूमत का हालिया फैसला क्या मार्केट्स को यह मैसेज दे रहा है कि हुकूमत ने पसपाई इख्तियार कर ली है? साथ साथ IMF प्रोग्राम के हवाले से मुस्तकबिल क्या होगा और क्या मजीद 2 ममालिक की एश्योरेंसेस दरकार हैं IMF की किस्त मिलने से कबल? इन तमाम पर होगी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जनाब डॉक्टर वकार मसूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। साबिक सेक्रेटरी खजाना, बहुत बहुत खुशामदीद डॉक्टर वकार मसूद साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि टैक्स के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, ये मैसेज कैसा गया, ये सिग्नल कैसा गया मार्केट्स को? आपको लगता है जब हुकूमत ने 30 बिलियन रुपीस के जो एस्टिमेटेड टैक्सेस हैं फिक्स टैक्स रिजीम के हवाले से वो ट्रेडर्स के एहतजाज के बाद वापस ले लिए, क्या आपको लगता है कि ये 30 अरब कहां से कलेक्ट होंगे और इससे मैसेज किया गया है कि हुकूमत एक बार जो भी स्ट्रॉन्ग लॉबी जिसकी होती है उसके आगे पसपाई इख्तियार कर जाती है? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सैफान। देखिए, अगर आपको याद हो, आप पुराना प्रोग्राम देख लीजिए, बजट के मौके पे जो आपसे बातचीत हुई थी, तो उस वक्त भी मैंने ये बात सामने रखी थी कि ये मुनासिब फैसला नहीं है। इनको तो वक्त भी नहीं मिला ताकि मशावरत कर सकें, और इतना बड़ा कदम उठाने से पहले जो इतने वसीतर स्टेक होल्डर के ग्रुप पे लगना था, तो हुकूमत को मशावरत करनी चाहिए थी। और FPCCI ये कहता रहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, बैठकर कोई ना कोई तरीका निकालेंगे जिसमें हर कोई रज़ाकाराना तौर पर इस चीज़ से इत्तफाक करेगा कि भाई क्या टैक्स देना चाहिए। देखिए, इसमें टैक्स की आमदनी 30 अरब रुपए अगर वापस लिए भी हैं या 40 अरब रुपए हैं, तो इनका कोई भी यानी हिस्सा कोई काबिल ज़िक्र हिस्सा नहीं है। ये आपके 7,470-75 अरब रुपए का जो टारगेट है, लेकिन एक उधम मच गया, एक कोहराम मच गया, और लोग जो हैं, पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो पहले ही टैक्स दे रहे हैं बिजली के बिलों पे, सेल्स टैक्स वगैरह। अब ये आपने इनकम टैक्स भी लगाया, इससे अच्छा फिर ये कि एक अजीब बात ये हुई है सैफान साहब कि ये टैक्स लगाया है, इसके साथ ही बिजली की कीमतें भी बढ़ी हैं। exactly. तो लोग जगह जगह, आपको भी ये इत्तफाक हुआ होगा, कोई ना कोई आपके पास आया होगा जिसने कहा होगा कि जनाब मैं इतना छोटा सा आदमी हूँ, मेरे पास 37,000 रुपए का बिल आया है, जिसमें से निस्फ जो है वो सिर्फ टैक्सेस हैं। तो आपने मतलब जो ऐसे भी लोग हैं जिनका 1 यूनिट बिल आया था, उनके भी 6,000 रुपए जैसे फिक्स टैक्स आ गया है, तो यूनिट उनका नहीं बढ़ा फिर भी बिल आ गया उनका। ऐसे भी हमने देखा है यहाँ पे केस आए हैं लोग। साहब, इसमें तो ये हुआ होगा कि कोई ना कोई खता रह गई होगी और वो दुरुस्तगी हो जाएगी। लेकिन वकार साहब, ये 30 अरब रुपए आप कहाँ से कलेक्ट होंगे मजीद? ये इनकम टैक्स तो नहीं बढ़ा देंगे सैलरी क्लास में मजीद, या ये पेट्रोल पे और लेवी लग जाएगी? कहाँ से 30 अरब आएंगे? IMF को तो पूरा करके देना है हमें। नहीं, देखिए, ये जो है इसको पूरे साल के अंदर बेहतर टैक्स कलेक्शन के जरिए से ये तमाम, जैसे मैंने बताया, आप उस तनाजुर में देखें, 7,475 अरब रुपए, उसमें ये जो है 1% भी नहीं है उसका, और आधे फीसद से भी कम है।
तो ये चीज़ जो है ये पूरी की जा सकती है खर्चों के अंदर कुछ कमी करके। और अगर खुदा न खास्ता मतलब कुछ भी ना हुआ और सिर्फ इतना ही आपका डेफिसिट बढ़ा तो ये कोई काबिल ज़िक्र इजाफा नहीं होगा। लेकिन इसमें जो उसूल इसमें मुलव्विस है, जो इससे मुताल्लिक है, उसकी तरफ ज़्यादा देखिए। इससे पहले इन्होंने बड़ी मेरी नज़र में एक चीज़ जो चल पड़ी थी कि आप जिनके साथ बड़े लोग यानी कि जो खुद रजिस्टर्ड हैं और वो गैर रजिस्टर्ड लोगों को अशिया बेच रहे हैं और उन पे ये पाबंदी लगाई गई कि भाई जिनको अब जैसे फर्टिलाइज़र वाले हैं या शुगर वाले हैं ये तो मतलब फैक्ट्री लेवल के ऊपर तो मतलब लाखों का माल बेचते हैं। तो इनसे कहा गया था कि भाई जिसे आप बेच रहे हैं उससे उसके आईडी कार्ड वगैरह को लें, वो शर्त इन्होंने हटा ली। ये तो बिल्कुल एक रेट्रोग्रेड स्टेप लिया हुकूमत ने। मेरी नज़र में वो ज़्यादा बड़ी जो है देखिए ना, मतलब ये अप्रैल जुलाई 2019 के अंदर ये शर्त लगाई गई थी, कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दी गई, लेकिन फिर अब इसको वापसी ले लेना और कानून के अंदर तरमीम करके ये बड़ी बात थी। तो अब ये लोग जो हैं इनके साथ बैठकर मशावरत कर लें, अभी कर लें। IMF इन सब चीजों को कैसे लेगा? आपका तो एक्सपीरियंस रहा है, वो क्या कहेगा कि ये एक हुकूमत है जो पहले फाइनेंस एक्ट लाती है उसमें रखती है, फिर कहती है ऑर्डिनेंस के जरिए इसको हटा रहे हैं क्योंकि ट्रेडर्स एहतजाज कर रहे हैं। ये वहां क्या सिग्नल जाएगा? या दे वोंट बी कंसर्न क्योंकि आप कह रहे हैं 1% से कम टैक्स है तो दे वोंट बी कंसर्न, क्या होगा? हाँ, उनको बहुत ज़्यादा तशवीश नहीं होगी, लेकिन उन्हें उस बात से ज़्यादा तशवीश होगी जिसमें इन्होंने ये कहा कि हम ये शर्त वापस ले रहे हैं शनाख्ती कार्ड को पेश करने की। तो अब ये उसका कोई मुतबादिल दिखाए ना, इस मामले के अंदर गुफ्तगू करना शुरू कर दें ये रिटेलर्स के साथ और उनसे कहें कि अच्छा जी, जैसा मैंने आपसे कहा FPCCI को बीच में बिठाएं और उनसे कहें कि भाई लाएं आपने कहा था कि हम आप ताउन करेंगे और इसको हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे, बैठ के बातचीत शुरू करें। तो किसी को माफ नहीं होना62 टैक्स हर किसी पे लगना चाहिए जिसके अंदर इस्तिताअत है, लेकिन तदबीर के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारे पास तकरीबन 2,62,000 इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं सेल्स टैक्स के लिए। उसमें से 1,05,000 रिटर्न्स फाइल करते हैं, बाकी रिटर्न्स फाइल नहीं करते। आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि इन 1.5 लाख लोगों से 157,000 लोगों से जाकर इनसे कहें कि अच्छा भाई आप क्यों नहीं जमा करा रहे अपना रिटर्न, क्या आपने कारोबार बंद कर दिया है, आप अपना नाम कटवा लें, आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर दें। ये नहीं है। मैं था, आपके इल्म में है और मैंने ये कोशिश की कि मैं ये कर सकूं, मैं नहीं कर सका। और तो ये भी आप जहन में रखें कि आप महाज खोल रहे हैं, जो कुछ आपके पास है क्या उसमें जितना पोटेंशियल है वो सब आप उसको पूरी तरीके से रियलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो कुछ लगे हुए हैं टैक्सेस, उनके अंदर अभी बहुत गुंजाइश है। यानी टैक्स का असल मसला टैक्स लगाना नहीं है, टैक्स का असल मसला जो लगा हुआ टैक्स है उसे वसूल करना है, उस पे अमल दरामद करना है, ताकि वो लोग जो जिनके जिम्मे है टैक्स अदा करना, आप उन तक पहुंच सकें और अगर वो ना अदा करें तो आप कोई कार्रवाई कर सकें। देखिए आज तक हम मतलब देखें आप यानी कहाँ पर आपको ये नज़र आता है, आप देख लीजिए, आपको जगह जगह बड़ी दुनिया के अंदर ये नज़र आएगा कि जिन लोगों ने टैक्स से इवेट किया उनके पीछे टैक्स का महकमा जाता है और उन्हें गिरफ्तार भी करता है और उनसे वसूलियाँ भी करता है जी। तो अभी वो शाकिरा जो है, मैं सुन रहा था कि उसके मुतालिक जो है उन्होंने कहा है कि जी आपने टैक्स नहीं दिया फला सालों का, और वो बहरहाल उसके पास कोई स्टोरी भी है कि क्यों नहीं दिया। लेकिन मतलब टैक्स किसी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए इसमें कोई लेकिन वक़ार साहब ये बताएं कि अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये जो डॉलर में इस्तेहकाम आया है, रुपए में इस्तेहकाम आया है, डॉलर की मार्केट, इंटरबैंक मार्केट थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। अब तो कह रहे हैं कि ओपन मार्केट का रेट जो था वो कम था इंटरबैंक के मुकाबले में। तो आपको लगता है इट इज सस्टेनेबल और आपको क्या लेवल्स क्या नजर आते हैं? आई वोंट आस्क यू टू स्पेकुलेट, लेकिन आपको लगता है क्योंकि बहुत से लोग 190-180 की बातें कर रहे हैं, क्या वहां तक जा सकता है जहां से ये स्टार्ट हुआ था दोबारा? सफान साहब, पहले जरा ये समझ लें कि ये क्या हुआ। जो जुलाई के अंदर हुआ, हमने एक दफा बात भी की थी, वो सारा का सारा मसनूई था, उसकी कोई
जो हम कहते हैं कि फी नफ्सी ही कोई माशी वजूहात नहीं थी, हमारी बुनियादें बिल्कुल मजबूत थी, लेकिन एक हंगामा खड़ा हो गया और कई गलत कदम उठाए गए जिसकी वजह से ये हुआ। 16 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ कहा कि जी हमारे यहाँ $4.5 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप है। अब 13 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस हुआ है और आप आन के 16 को कह रहे हैं कि नहीं जी अभी तो वो मामला तय नहीं हुआ है, यहाँ पर एक फाइनेंसिंग गैप है। एक बात। दूसरा, उन्होंने ये बड़ी अजीबोगरीब खबर दी कि जनाब IMF जो है अगस्त के तीसरे हफ्ते में या आखिरी हफ्ते के अंदर हमारी दरख्वास्त पे गौर करेगा। ये तो बड़े मतलब इससे हिजानी कैफियत पैदा हुई। उसके बाद जो 17 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात हुए और उनके जो नताइज आए उससे भी जो है ये बेयकीनी की कैफियत की सियासी इस्तेहकाम आ रहा है या नहीं आ रहा, उसमें इजाफा हुआ। और 18 को जब मार्केट खुली तो वो मतलब खुरेजी हुई दोनों जगह, स्टॉक मार्केट के अंदर भी और फॉरेक्स मार्केट में भी। तो जनाब ये जो वाकयात हुए उस दिन आपने देखा ये गाफिल रहे ये लोग, किसी ने आनकर कोई दिलासा नहीं दिया, किसी ने एतमाद नहीं बढ़ाया मार्केट का, और वो जो पैनिक था और जो बेचैनी और इस्तराब था मार्केट में वो जारी रहा हत्ता कि आप अगस्त के महीने में आ गए। और अगस्त की सबसे अच्छी खबर जो आई सबसे पहले वो जुलाई का जो ट्रेड अकाउंट है वो 3 या 4 तारीख को आ जाता है, वो समरी आ गई और उसमें ये मालूम हुआ कि जनाब जो पॉलिसीज आपने कदम उठाए, इंपोर्ट्स आपकी निस्फ से भी कम हो गई, एक्सपोर्ट में कोई $500 मिलियन की कमी हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी $7 अरब की इंपोर्ट्स थी, 12 सत्ते 84 होते हैं, तो आप सोच लें थोड़ा सा 7 से कम हर माह का एवरेज था आपका, और यहाँ $3 बिलियन हो रही हैं, तो इतनी बड़ी बचत हो गई आपको। उसके बाद IMF की तरफ से भी एक हौसला अफजा बात बताई गई, चीफ ने भी फ़ोन किया, उसकी खबर ने भी जो है इस लोगों के जज्बात को और उनके सेंटिमेंट्स को एक दिलासा दिया। तो ये तमाम बातें जब आ गई आपके सामने, फिर देखिए हम उस वक़्त भी कह रहे थे कि जो रेगुलेटर है उसको कानून ने बहुत सारे इख्तियारात दिए हैं, इसलिए को थोड़ी कि वो नुमाइश करें उसकी, इसलिए कि उन्हें इस्तेमाल करें। और अब आपके सामने आ रहा है कि जनाब बैंकों ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। आपके सामने आ रहा है कि अपने एक्सचेंज कंपनीज भी हैं। अच्छा, और फिर सट्टा खेला गया, मार्केट मैनिपुलेट हुई और आप बैठे रहे। खैर, तो देर आयत दुरुस्त आयत, अब उनकी भी खबर ली जा रही है और ये बहुत अहम बात है। अब आप ज़रा ये खबर सुन लें, आज फिर चल रही थी सारे चैनल्स वगैरह के ऊपर कि लोग डॉलर लेकर आ रहे हैं बेचने के लिए और कोई ख़रीदार नहीं मिला। यानी अभी तो 217 218 की खबरें हैं कि ओपन मार्केट में, जो आपने अपने इफ्तिताही कलमात में बातें रखी थी कि ये जो इंटरबैंक है वो तो अभी भी शायद 224 वगैरह की बात ओपन मार्केट और नीचे आ गई थी, और ये यहाँ पर है। तो लोगों ने जो स्पेकुलेट किया, अब वो जान गए कि यार हमारे तो हाथ जल गए, हमने मतलब समझा था कि ये 250-300 पे जा रहा है, वो आन के धड़ाम से गिर गया। तो ये आपने जो आखिरी बात पूछी है, देखिए सर, मुझे नहीं मालूम कि कल क्या होगा, लेकिन मैं हैरान नहीं होऊंगा कि आपने जो बात रखी है कि जनाब ये 190 और 200 के दरमियान में हो, ये आ सकता है, इसमें कोई, मैंने बताया ये सब का सब 190 से ऊपर जितना भी गया सब मसनूई था, इसके कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल्स नहीं थे। और आपको मालूम है IMF का प्रोग्राम हो जाएगा, हमारे पास एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि बमुश्किल $32 बिलियन की हमारी ज़रूरत है पूरे साल की, और 36 का हमसे वादा है। तो यानी कि आपके रिजर्व्स 4 बिलियन से बढ़ने चाहिए इस फिस्कल ईयर में। तो मैं आपसे कहूँगा सैफान भाई कि ये इस नए फिस्कल ईयर का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। और आपने ये भी बात अपने तारुफ में कही कि क्या ये कायम रहेगा, तो सर मतलब हम तो ये तवक्को रखेंगे कि इतने जो हैं पॉलिसी मेकर्स उनकी इस सारे अमल में उनके साथ बुरा हुआ है,
अब वो जब संभाला मिला है तो इसको इतनी सख्ती के साथ इसकी हिफाजत करें। आज मैं देख रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक मेमो निकाला है और सब लोगों को बता दिया कि जी आप 1 रुपए की तवक्को न रखें कि हम कोई आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट देंगे इस साल के अंदर। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और तफसीलन इस पर बात करी कि आखिरकार मईशत की सिमत क्या है कि हम इस्तेहकाम काम की जानिब गामजन हैं और क्या ये सस्टेनेबल है, क्या डॉलर वाकई में 190 की सतह पर आ सकता है। ये सारे सवाल उठाए। हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमती हिकमत अमली क्या है, इस पर बात करेंगे, हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे इस बारे में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ बेनकाब में रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन बात करते हैं कि हुकूमत की माशी हिकमत अमली आखिरकार है क्या। मुस्तकबिल के हवाले से क्या पाकिस्तानी मुल्की मईशत वाकई में माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। जनाब बिलाल कियानी साहब प्रोग्राम में साथ हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमी और एनर्जी पे, नून लीग के सीनियर रहनुमा है। कियानी साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये फरमाएं सर कि पहले ट्रेडर टैक्स के हवाले से बताएं कि आप लोगों ने ये वापसी का हुआ, इससे मार्केट में तो ये मैसेज गया कि आपने पसपाई इख्तियार की है, तो क्या इसके बाद और इस्लाहात के हवाले से भी अगर प्रेशर आएगा तो आप लोग स्टैंड नहीं करेंगे? कियानी साहब से जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने के लिए। नहीं देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इस तरह के प्रेशर में आके या इस वजह से इस मेजर को अमेंड किया गया है। मकसद ये है कि हम जो हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो उसको बढ़ाया जाए, जो टैक्स की वसूली है उसको बढ़ाया जाए। जो जब ये टैक्स मेजर अनाउंस किया गया था तो उस टाइम भी उसकी रूह और उसका जो मकसद था वो यही था। और अभी भी जो हमारे ताजिर भाई हैं, जो हमारी ताजिर तंजीमें हैं, फिर दीगर चैम्बर्स हैं, उन सब के साथ हमने पिछले चंद हफ्तों में काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की है, उन सब से मुलाकातें की हैं, टेक्निकल सतह पे भी, पॉलिसी सतह पे भी उनके मसाइल सुने, उनके साथ बैठ के इस मसले का हल निकाला और एक ऐसी सोल्यूशन निकाली है जिसके अंदर उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हों और जो हम चाह रहे हैं कि हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ में इजाफा हो और टैक्स कल्चर को फ़रोग दिया जाए, दोनों चीज़ें हों। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये जो फिक्स टैक्स रजीम है इसको हमने अमेंड किया है इस तरीके से कि वो प्रोग्रेसिव भी रहे, इन द सेंस के कमज़ोर जो तबकात हैं, छोटे जो दुकानदार हैं, उनके ऊपर बोझ कम पड़े और जिसकी आमदन और साइज ज्यादा है उस पर ज्यादा पड़े। तो हमने सबको इसमें एतमाद में लेके ये लेकिन जो ओरिजिनली था उसको तो आप लोग वापस हो गए और 3 महीने तक तो फिलहाल डिफर है। इस बारे में क्या ऑर्डिनेंस आएगा अभी क्या, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2022 में तो ये शामिल था? जी एक दो और चीजें भी हैं जी, वो फाइनेंस एक्ट में बिल्कुल एक अमेंडमेंट आएगी तो वो उसी तरीके से ही उस कानून में चेंज होगा। इसके अलावा एक दो और सेक्टर्स में भी जब बाद में हमारी दीगर सेक्टर के रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं, जब तहफ़्फ़ुज़ात सुने, तो जहाँ जहाँ पे मुमकिन हुआ है, और इसमें याद रखें कि हमारे लिए एक बैलेंसिंग एक्ट रही है। हमने एक तो हमारा IMF प्रोग्राम भी है, उससे भी रिलेटेड हमें वो चीज़ें भी मद्देनजर रखनी थी। साथ ही साथ हमने ये भी इंश्योर करना है कि टैक्स कल्चर को हम फरोग दें और टैक्स रेवेन्यूज मैक्सिमाइज करें, मगर साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं हमारे सेक्टर्स में, जो ग्रोथ के लिए इम्पेडिमेंट बनते हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में इम्पेडिमेंट बनते हैं, उसका हम हल निकालें। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये चेंजेस आ रहे हैं। और आपकी नीयत सही होगी और आप चाह भी रहोगे कि इस्लाहत हो, लेकिन इससे क्या मैसेज ये नहीं जाता कि जैसे सैलरी क्लास है उनके ऊपर जब चाहते हैं आप लोग टैक्स लगा देते हैं, बढ़ा देते हैं, जो आप और ना उनकी तरफ से कोई एहतजाज होता है, लेकिन कोई भी ऐसी लॉबी हो या कोई भी ऐसा सेक्टर हो जो अपनी लॉबी रखता हो, जो अपना सुरसूख रखता हो, जो एहतजाज करने की ताकत रख सकता हो, वो जब चाहे अपने ऊपर लागू टैक्स को हटा सकता है, वो जब चाहे अपने लागू टैक्स को डिफर कर सकता है। और ये आपकी हुकूमत में नहीं, हमने देखा इससे कबल भी होता रहा है। शब्बर जैदी साहब ये कहते रहे कि मैं इसलिए मुस्ताफी हुआ कि मैं नहीं इस जो रिटेलर्स की ताकत है इसके आगे मैं सरेंडर कर सका था, इमरान खान साहब नहीं कर सके। तो वजह क्या और आखिरकार कब ये आएंगे नेट टैक्स नेट में, क्योंकि आप लोग भी हट गए पीछे? नहीं जी, ऐसा नहीं है कि हट गए हैं। देखिए एक फिक्स टैक्स रेजीम से एक जो पिछली रेजीम है उस पर गए हैं, जो कि और उसके अंदर भी आप देखेंगे कि मजीद फिर साल के अंदर पहले 3 महीने के लिए जब जिसे हम कहते हैं एग्जेम्पशन, उसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स अदा नहीं करेंगे, वो टैक्स अदा करेंगे जो पहले जो उन बिजली के बिलों में जो लागू हो रहा था, जिसकी रकम यकीनन थोड़ी कम थी, मगर उसमें आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फिर भी हम रिटेलर से टैक्स वसूली हम करेंगे उनके साथ। और वो उसमें टू बी फेयर अपने रिटेलर भाइयों के साथ जब ताजिर तंजीमों से हम मिले हैं
तो उसमें वो हरगिज़ ये नहीं कहते कि हम इससे ज़्यादा टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, मगर तरीक़ाकार के ऊपर जो हल वो चाह रहे थे कि कुछ इस्लाहात हों जिसमें कहीं ना कहीं कोई डिस्क्रिपेंसीज थी, वो हम हल करेंगे। मगर आप देखेंगे इंशाल्लाह कि खातिर ख्वाह इजाफा ज़रूर होगा जो हम रिटेलर से वसूली करेंगे, जो उनका फेयर शेयर बनेगा, और उसमें हम इंश्योर करेंगे कि कमज़ोर जो तबकात हैं, जो छोटी दुकानदार हैं, उनके ऊपर कम जोर पड़े। और जहाँ तक आपने बात की सैलरी क्लास की, आपने देखा होगा कि जो सबसे लोएस्ट स्लैब्स हैं उस पे इस साल हमने बल्कि टैक्स का बोझ कम किया। इस चीज के इसके बावजूद के हमें 1000 अरब से जायद का खसारे में कमी लानी पड़ी है इस साल। तो हमने कोशिश यही की है कि बुनियादी तौर पे हम जो ज्यादा अमीर तबकात हैं उन पे बोझ लगाएं। लेकिन बिलाल साहब ये नंबर ही बताते जाएं या ताजिरों, सही है कि 30 अरब रुपए तो ये है, और फिर 30 अरब रुपए वो है जो पीएसओ वाला आपने अवॉइड किया क्योंकि वहाँ एक डिफॉल्ट या रिस्क था, तो उधर उस तरफ भी आपने ग्रांट दी है। तो ये तकरीबन 60 बिलियन रुपीस आपके जो रेवेन्यू से कम होंगे, ये कहां से इकट्ठा होगा? आप क्या किस तरफ ज्यादा टैक्स की तरफ करेंगे? आईएमएफ को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? क्या पहले क्वार्टर तक वेट करेंगे एफबीआर के, उसके बाद कुछ फैसला करेंगे, या अभी कोई फैसला ले लिया कि 30 अरब कहां से लेना है? ये नहीं, देखिए इसके ऊपर आप ये बात आपकी सही है कि हमें ये देखना पड़ता है कि जो प्रोजेक्शंस होती हैं उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं उसको हमने एड्रेस करना होता है। मगर एक तो मैं जरूर आपके ये थोड़ी मामूली से करेक्शन करना चाहूंगा, और इसमें यकीनन आप तो उसी मालूमात पे ऑपरेट कर रहे हैं जो आपके पास मौजूद है। मगर ये रकम जो आपने इस रेजीम की मद में डाली वो 30 बिलियन नहीं है, इससे कम होगी जो हमें लग रहा है कि जो इस चेंज की वजह से इम्पैक्ट होगा। मगर जो भी इम्पैक्ट है वो यकीनन हम तरीके से उसको ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर उसको मेकअप करने की कोशिश करेंगे, अपना टारगेट फिर भी अचीव करने की कोशिश करेंगे, और आईएमएफ को भी ये समझाएंगे कि कुछ रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज हैं जो हमने जिस तरह हमने ग्रोथ को भी अपने इंश्योर करना है, अपने अपने छोटे तबकात को प्रोटेक्ट भी करना है, तो वो एक ऑनगोइंग डिस्कशन है, वो अब इंशाल्लाह साथ साथ जारी है। और ये सारी प्रायोरिटीज को बैलेंस करके इंशाल्लाह हम आगे चलते रहेंगे और इंशाल्लाह टैक्स टारगेट भी अपना अचीव करेंगे। सही है। रिपोर्ट्स के हवाले से स्ट्रैटेजी क्या है बिलाल कानी साहब? क्योंकि मिफ्ता साहब कह चुके हैं कि 2-3 महीने और इस पे कर्व्स रखने हैं। क्या टारगेट क्या आपका? रुपी कहां तक आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या 190 तक आ जाएगा बहुत जल्दी? तवक्को है आपको? हुकूमत टारगेट कर रही है? देखिए, इसमें ये कहना कि हम कोई एक्सचेंज रेट का स्पेसिफिक कोई टारगेट कर रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है। मगर अलबत्ता ये जरूर है कि जो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट है इसमें रिडक्शन जरूर हमारा एक चैलेंज है। सस्टेनेबिलिटी, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की इंश्योर करना, ये जरूर हमारी एक तरजीह है। आपने देखा कि पिछले महीने भी तकरीबन कोई $2.7 बिलियन का, 2.7 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स में कमी हुई है जिन मेजर्स हमने किया है। मगर हम साथ ही साथ इस चीज को जानते हैं कि ये हमने कोई ऐसे मेजर नहीं लेने जिससे आपकी जो मतलब कि ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाए या आपके एक्सपोर्ट सेक्टर्स अफेक्ट हों। तो हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मेजर्स भी टेम्परेरी हैं, हम नहीं चाहते कि ज़्यादा देर कदगने रहें। और वैसे भी आपने देखा कि बीसीसी ने एक फैसला किया जिसके अंदर वो इंपोर्ट कंट्रोल जो है उसको उठाने की, चंद सेक्टर्स के अलावा बाकी एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे वो लिमिट या वो कदगन हटाने का फैसला हुआ है। तो आप देखेंगे जैसे अब हम आईएमएफ के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर चुके हैं, फिर आईएमएफ के साथ अब हम एक बोर्ड अप्रूवल इस महीने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी डिसबर्समेंट होगी। इसी तरह मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB वो हैं हमारे फ्रेंडली ममालिक हैं, उन सबसे भी बातचीत जारी है। तो उधर से भी हम इनफ्लोज एक्सपेक्ट करें। और अब हम एक ऐसी सतह पे पहुंच गए हैं कि तकरीबन इस महीने हमने जो पिछला माह गुजरा है कि तकरीबन आपके रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स आपकी इंपोर्ट्स के बराबर तकरीबन हो गए, जिसका मतलब ये है कि जितने डॉलर आपके पास महीने में आ रहे हैं उतने ही डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं जा रहे एट द करंट अकाउंट डेफिसिट लेवल। तो इससे यकीनन, और इसी वजह से आपने देखा है कि डॉलर में की कीमत में खातिर ख्वाह कमी आई है, क्योंकि फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रांग हुए हैं। कुछ पॉलिटिकल मामला भी थे वो भी कम हुए। डिफॉल्ट क्या लोगों को शुरू में डर था जब आईएमएफ के साथ प्रोग्राम स्टॉल हो गया था, जो हमने आपको संभाला। ये बताएंगे कि ये इंपोर्ट, मगर इसमें सॉरी एक और फैक्टर आप बताएं प्लीज, बताएं, कंटिन्यू करें जी, प्लीज कंटिन्यू करें जी। ये एक और फैक्टर बड़ा अहम ये है कि ये भी देखना जरूरी है कि दुनिया में डॉलर के मुकाबले में सारी करेंसीज ही तकरीबन की कमी हुई है। डॉलर अप्रिशिएट हुआ क्योंकि जो ग्लोबल माशी हालात है, फेड ने अपने रेट्स हाइक किए हैं, तो वो भी एक फैक्टर रहा है जी। सही है। लेकिन इंपोर्ट्स के हवाले से जो कर्व्स है ये 2-3 महीने और रहेंगे ताकि आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखें। ये स्ट्रैटेजी तो ताहाल ये तो जारी रहेगी ना फिलहाल? नहीं, देखिए एट द मोमेंट आप अगर देखें तो जो जहां तक इंपोर्ट करने की इजाजत की बात है तो वो तो ईसीसी का एक फैसला आ गया है कि चंद सेक्टर्स के अलावा गाड़ियां, मोबाइल फोन्स और होम अप्लायंसेस के अलावा तो अब वो लिमिट उठा ली गई है, बल्कि जो पोर्ट पे माल मौजूद है वो भी लोग अपना क्लियर करवा सकते हैं।
तो ये जो रिमेनिंग भी इसके ऊपर कदगन है वो भी इंशाल्लाह जैसे हम मजीद हमारा ये करंट अकाउंट डेफिसिट का और रिजर्व्स का प्रेशर कम होगा तो वो भी हम हटाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि ये एज अ कोई परमानेंट पॉलिसी रखी जाए। ये इट वाज अ टेम्परेरी इमरजेंसी मेजर ताकि हम ये डिफॉल्ट को अवर्ट कर सकें, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की पोजीशन को इंश्योर कर सकें और मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपकी इस्तेहकाम आ सके, थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। तो हम भी इस जल्दी में हैं कि हालात ऐसे हों ताकि हम ये जो रिमेनिंग कदगन है ये भी हटाएं इंशाल्लाह जल्द। तो लेकिन बिलाल साहब ये बताते जाएं कि महंगाई जो है हमने देखा है, आप भी समझते हैं कि महंगाई पाकिस्तान में दो अहम वजूहत से कहा जाता है। एक कहा जाता है कि आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है जो काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कि जो आलमी मंडी में चीज़ें बढ़ती हैं। दूसरी यहाँ पे कार्टलाइजेशन होती है। अब सवाल ये है कि जब डॉलर कम होगा तो क्या इसके समरात आम आदमी तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि मुकामी सतह के ऊपर जो चीज़ें की कीमतें बढ़ गई हैं वो बढ़ गई हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं तो बढ़ गए हैं, और इस सिलसिले में आपको सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर, हत्ता के नीचे ज़िलाई हुकूमतों के साथ मिलकर भी काम करना होगा। कोई स्ट्रैटेजी, कोई हिकमत अमली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वजारत उज़्मा के हद तक बन रही है इस बारे में कि किस तरह कमी लाए चीज़ें? देखिए, यकीनन एक तो जब पंजाब हुकूमत PMLN लेड कोalition गवर्नमेंट के पास थी तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और मार्केट्स का कोई मॉनिटरिंग वो सब कुछ जारी था। अभी भी वफाकी हुकूमत अपना वो काम जारी रखेगी, मगर बुनियादी तौर पे जो हमने डॉलर के रेट में कमी देखी है, फिर थोड़ा सा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में हमें थोड़ा सा जो रिलीफ मिला है, जिसकी वजह से आपने रिसेंटली भी देखा कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है। और मुझे उम्मीद है आगे भी जब आपके पेट्रोलियम प्राइसेस आएंगी तो उसमें ये रुपए की जो कदर बढ़ी है इसका एक इम्पैक्ट होगा, तो यकीनन इसका एक अपना इफेक्ट होगा। मगर आप सही कह रहे हैं कि फिर एट द लोकल लेवल भी जो कार्टलाइजेशन उस पर भी नजर रखनी होगी। तो जब वफाकी हुकूमत जो उस हवाले से एफर्ट्स कर सकती है वो करेगी, और कोशिश रहेगी कि सूबाई हुकूमतों के एहलकारों के साथ भी एक कोलैबोरेट करके कोशिश करें कि चीज़ इंश्योर करें, चूंकि यकीनन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हालात मुश्किल हैं, मगर जितना हुकूमत इस टाइम पे कर सकती है वो ज़रूर वो मेजर्स लेगी कि महंगाई पर काबू पाया जा सके और जल्द से जल्द इसमें कमी आए। तो ये लेकिन साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं, हमने देखा है कि मजीद बढ़ने के खदशात का इजहार हो रहा है। ये तो वन ऑफ था, क्योंकि जो पेट्रोल की कीमतों में आपने सब्सिडी पास ऑन की, जो इमरान खान साहब देखे गए थे, तो वो इम्पैक्ट आया महीने में। हमने देखा इन्फ्लेशन बढ़ी, अभी बढ़ी भी आई है। आपको नहीं लगता कि ये रेट आहिस्ता आहिस्ता कम आएगा और फिर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मजीद इंटरेस्ट बढ़ने चाहिए? आपको लगता है यानी साहब, या हम मजबूर हैं, हमें बढ़ाने पड़ेंगे, IMF से मुआहदा कर चुके हैं हम लोग, क्या मसला है? नहीं, देखिए, मैं थोड़ा सा केयरफुली कमेंट करना चाहूंगा इंटरेस्ट रेट्स पे, क्योंकि आई एम इन एन ऑफिशियल पोजीशन विद द गवर्नमेंट और स्टेट बैंक की एक अपनी ऑटोनॉमी है और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, तो मैं इस पे तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। मगर अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि आमतौर पे दुनिया में भी अगर आप देखें तो आपका इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट करीब करीब रहते हैं, मगर इसमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए मेरी ज़ाती राय में कि इंटरेस्ट रेट के इन्फ्लेशन की वजह क्या है। आमतौर पे इंटरेस्ट रेट को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि डिमांड अगर आपकी ओवरहीट कर रही हो तो उसको थोड़ा सा वो आपकी इकॉनमी में डिमांड कंट्रोल कर लेती है। मगर मेरा ख्याल है कि अभी हम जो देख रहे हैं इन्फ्लेशन, वो बुनियादी तौर पे डिमांड ज़्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि सप्लाई साइड या कॉस्ट इश्यूज़ की वजह से है, जिसमें डॉलर का रेट भी आता है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस थी, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में जिसमें खाने की अशिया भी शामिल है, उसके इफेक्ट की वजह से थी। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बने वो सब फैक्टर्स को देख के बननी चाहिए और इंटरेस्ट रेट को जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग इट नहीं होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से स्टेट बैंक भी इस तरीके से ऐड करेगा कि जस्ट बिकॉज IMF कह रहा है। यकीनन इसमें एक इकोनॉमिक लॉजिक और ग्राउंड रियलिटीज को देख के ये फैसले होने भी चाहिए और होंगे भी। और जहां पे मुझे यकीन है कि चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो या स्टेट बैंक हो, इस डायलॉग के अंदर ये डिस्कशन जब IMF के साथ होती है तो ये सारी इकोनॉमिक रैशनल्स और ये लॉजिक पेश की जाती है और उस तरीके से एक चीज डिस्कस होती है। लेकिन आपने स्टेट बैंक का जिक्र किया बिलाल साहब, तो ये जो गवर्नर स्टेट बैंक की अपॉइंटमेंट है वो डेडलॉक क्यों है? पहले नाम आया जफर मसूद साहब का, फिर हमने देखा वो भी नहीं समरी अप्रूव हुई। वहां पर क्या IMF की तरफ से कोई फरमाइश है? क्या एक्टिंग गवर्नर ही गवर्नर रहेंगे या फिर नया कोई नाम है? और इसमें डिले क्यों है? इस वजह से भी तो एक अनसर्टेनिटी है। नहीं, देखिए, अभी एक एक्टिंग गवर्नर कर रहे हैं काम। आई मीन मैं दीगर मीटिंग्स में होता हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री में स्टेट बैंक के एहलकार भी आते हैं, सो देयर इज अ गुड कोलैबोरेशन ऑन थिंग्स जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक को कोलैबोरेट करना चाहिए। और आपस में, क्योंकि मॉनेटरी और फिस्कल साइड दोनों जब आपस में बैठ के थोड़ा कोऑर्डिनेट करते हैं तो बेहतर इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट हो सकती है। तो वो तो एक काम चल रहा है। जहाँ तक देखिए नए गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात है तो वो एक सिलसिला जारी है जी। उसके ऊपर दिस इज द प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव और वो
कर रहे हैं जो भी दीगर इनपुट करके, तो इंशाल्लाह उस पर जल्द फैसला होगा, जल्द इसकी अपॉइंटमेंट होगी। ये हुकूमत की भी तरजीह है कि इसको हम जल्द अज जल्द इस वेकेंट पोजीशन को फिल करें। बट इन द मीनवाइल स्टेट बैंक के साथ, स्टेट बैंक इज ऑपरेटिंग एज अकॉर्डिंग टू माय व्यू, इट इज कोई उसके काम में भी खलल नहीं आ रहा जी, उसकी खलल नहीं आ रहा। लेकिन एक अनसर्टेनिटी तो है ना इस वक्त के गवर्नर स्टेट बैंक नहीं के बगैर स्टेट बैंक ऑपरेट कर रहे थे, दिन से यकीनन बेहतर है, जितना जल्द वो वेकेंट पोजीशन फिल हो वो उतना ही बेहतर है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं। और ये बताते जाए यानी साहब कि ये जो IMF के साथ मुआहदा है, IMF की किस्त मिलना है, अब इसमें कोई हाइल रुकावट मजीद है? किसी और दोस्त ममालिक से पैसे मिलने हैं, हमें फाइनेंसिंग अरेंज करनी है ना अभी इस बोर्ड से पहले तो उसकी कोशिशें क्या है? आर्मी चीफ भी फोन कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक को, क्या सूरत है उस तरफ है? नहीं, देखिए IMF प्रोग्राम के सारे प्रायर एक्शन फुलफिल हो चुके हैं। ये आपने देखा होगा रिसेंटली एक स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जॉइंट प्रेस रिलीज भी निकाली थी। अब जो अमल रह गया है वो ये है कि तकरीबन 3rd वीक ऑफ अगस्त में, इस महीने के तीसरे हफ्ते में IMF की बोर्ड मीटिंग एक्सपेक्टेड है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजरल अमल होता है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच होने के चंद हफ्ते बाद बोर्ड अप्रूवल होता है। वो बोर्ड अप्रूवल भी एक्सपेक्ट के तीसरे हफ्ते में आ जाएगा, और जब भी वो बोर्ड अप्रूवल होगा तो उसके विद इन अ वीक हम एक्सपेक्ट करें कि डिसबर्समेंट हो जाएगी। तो ये एक प्रोसीजरल टाइमलाइन है, इसमें कोई स्टॉल नहीं हुआ हुआ या कोई डिले इस वजह से नहीं आ रहा। ये एक बस प्रोसीजरल टाइमलाइन है। ये वक्त के साथ आप देखेंगे व्हेन वी रीच द 3rd वीक ऑफ अगस्त तो इंशाल्लाह बोर्ड अप्रूवल भी आ जाएगा, डिसबर्समेंट भी हो जाएगी। और साथ ही साथ हम एक्सपेक्ट करें कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, इन सब ममालिक के, इन सब मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स से भी हमारी बातचीत जारी है, और इंशाल्लाह इनसे भी हम इन्फ्लोज जल्द एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही है। तो साथ साथ जो लोगों की बहुत से यहाँ पे हमने देखा था सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान खुदा ना खास्ता दिवालिया हो जाएगा, ये सारे खदशात अब दम तोड़ चुके हैं ना बिलाल साहब? अब तो कोई ऐसा चांस नहीं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं होना जी इस पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने जो आके मेजर्स दिए उससे डिफॉल्ट अवर्ट हो गया है, और इस वजह से अब आप थोड़ा सा इस्तेहकाम डॉलर में भी, मार्केट में भी देख रहे हैं। लोगों को ये बिलीफ अब आ रहा है मार्केट में कि यकीनन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का हमारा क्राइसिस नहीं होगा, इसमें बेहतरी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। मगर जहाँ तक PTI हुकूमत की बात करें तो उनने तो अपने हाथ से माजरत के साथ आग लगाई थी, क्योंकि वो जानते थे जब ये जा रहे थे, जब उनको पता चल गया कि हुकूमत जाने वाली है, उससे पहले उनको पता था कि इनके पास सिर्फ 10 अरब डॉलर के रिजर्व्स रह गए। उनको पता था कि आगे 1-1.5 अरब का माहाना करंट अकाउंट डेफिसिट है और इमिनेंट 3-4 अरब की रीपेमेंट्स हैं, और वी विल रन आउट ऑफ रिजर्व्स। ये जानते हुए भी उन्होंने IMF को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर एक पॉपुलिस्ट मूव की, जिससे आपका IMF प्रोग्राम स्टॉल हो गया, और आगे उन रीपेमेंट्स और करंट अकाउंट डेफिसिट्स के सामने कोई एक्सपेक्टेड इनफ्लो ना रही, सारे के सारी आपकी इनफ्लोस के एवेन्यूज बंद हो गए। ये अपने हाथ से हाईली इररिस्पॉन्सिबल तरीके से ये आग लगा के गया, हमें आके इसको संभालना पड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब संभाल लिया है। और जो श्रीलंका में हालात हैं, जहाँ पे लोग 10-10 दिन के बाद उनको पेट्रोल मिलता है, आज गाड़ी लगाते हैं तो 10वें दिन पेट्रोल मिलता है, या आज एक बुजुर्ग या खातून खड़ी होती है तो दूसरे दिन की शाम को जाके उसको कुकिंग गैस मिलती है, वो हालात अब यहाँ पे नहीं होंगे। मगर इसका मतलब ये हमने अवॉइड कर दिया डिफॉल्ट, मगर मेरी राय में हमें अभी भी बड़े डिसिप्लिन के साथ और इस्तेकामत के साथ आगे चलता रहना पड़ेगा, ताकि हालात स्टेबिलिटी ये कायम रहे और इंशाल्लाह मजीद इंप्रूवमेंट हो जाए। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया बिलाल कैनी साहब की। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अहम तरीन मामलात के ऊपर, आखिर हुकूमत की हिकमत अमली आखिर है यहाँ से माशी तौर पर हम इस्तेहकाम की तरफ आ चुके हैं, नहीं आ चुके। दीगर माशी एक्सपर्ट्स भी पैनल में साथ मौजूद होंगे। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और बेनकाब में माशी सूरत हाल और क्या वाकई में मीशत जो है वो इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब ने इससे कबल भी इस प्रोग्राम में सवाल उठाए थे, जब डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ रही थी तो उन्होंने सवाल उठाए थे कि बड़ी मिस्टीरियस चीजें हमें नजर आ रही हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद एक बार फिर। आपको क्या डॉलर नीचे आ रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये खेल जो भी था खत्म हो गया? क्या ये कोई खेल था, क्या था ये? और ये क्या 190 से ऊपर जो भी रेट था ये आर्टिफिशियल और मसनूई था? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब ख़त्म हुई थी, उसके बाद से 2 अगस्त 2022 4 महीने में 58 रुपये फ़ी डॉलर रुपए की कदर गिराई गई थी, और ये जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा गिराई गई थी। अब चूँकि IMF से कर्जा मिल रहा है, हुकूमत और स्टेट बैंक ने कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मुश्तरका बयान भी जारी कर दिया, आपको दोस्त ममालिक भी कर्जे दे रहे हैं, तो ये जो 58 रुपये फ़ी डॉलर की कमी हुई थी उसका एक बड़ा हिस्सा वापस आएगा, पूरा वापस नहीं आएगा। नंबर 1 तो बात है। लेकिन ये जिन इक़दामात के नतीजे में ये कमी होगी उससे मईशत की शरह नमू शायद पाकिस्तान में 3% से ज़्यादा ना बढ़ पाए और महंगाई की शरह ऊंची रहेगी, क्योंकि और नौकरियां भी जाएंगी। आपको लगता है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा? बिल्कुल बिलाशुबा। देखिए,
ये आप अपने प्रोग्राम में खुद बात करते रहे हैं कि जब 6% से कम अगर ग्रोथ रेट होती है, इसका मतलब होता है कि रोज़गार के कम मौके मैसर आएंगे। मैं जिस खदशे का इजहार कर रहा हूँ वो ये है कि इस माली साल में हमारा ग्रोथ रेट 3% तक रह सकता है, जबकि महंगाई की शरह उससे कई गुना ज़्यादा होगी। तो इन हालात में रोज़गार के मौके तो ऑब्वियसली कम पैदा होंगे, लेकिन आवाम की तकालीफ, परेशानियाँ, महरूमियाँ और बददिली बढ़ती चली जाएगी। ये इसलिए नज़र आ रहा है कि ये जो भी बेहतरी आर्जी तौर पर आई है, हमने IMF के कर्जे को सितंबर 2022 के बजाय जून 2023 तक एक्सटेंड कराया है, $1 अरब में इजाफा कराया है, ताकि ये चाहती हुकूमत अपने दौर में किस्तें आती रहें, बाद में जो कुछ होना हो जाएगा। ये बेहतरी जो आई है 15 रुपये की, वो अगस्त में भी जारी रहेगी और सितंबर में भी जारी रहेगी, लेकिन जिन इक़दाम के नतीजे में ये होगी उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आवाम पर आएगा, इसलिए कि इस्लाहात के ज़रिए आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप इम्पोर्ट्स को अचानक कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर है कि शरह नमू पर जाएगा। आप टैक्सों में कोई इस्लाहात नहीं कर रहे, तवानाई के शोबे में कोई इस्लाहात नहीं कर रहे। ये तो IMF ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ख़त आपने पहले भी डिस्कस किया था, 2 अगस्त को इशू किया, उसके बाद 31 अगस्त को वजारत ख़जाना ने जो है हुकूमत ने मिलकर इशू किया। उसके बाद आपने देखा कि अब एक अच्छी बात ये हो गई कि क्या इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आ गया। उस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का जो जोश था कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, वो काफ़ी हद तक ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त फौरी इलेक्शन नहीं चाहेंगे। उसकी वजह से जो अफरा तफरी थी वो भी यकीनन कम होगी। तो ये सारे वो अवामिल हैं, लेकिन हम बरामदात पर इन्हसार नहीं कर रहे हैं, हम इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं, हम ग्रोथ रेट को स्लो कर रहे हैं, हम महंगाई को कम नहीं कर रहे, हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं कर रहे। लेकिन सर आप तो ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो महंगाई, जो भी डॉलर कम होगा, इस्तेकाम आएगा, ना उससे शरह नमू बढ़ेगी, ना महंगाई कम होगी। महंगाई कम होगी या वो भी नहीं होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी नौकरियां भी कम क्रिएट होंगी, बल्कि जाएंगी लोगों की। तो आम आदमी की जिंदगी तो मुश्किल ही रहेगी, उसमें जो दुश्वारियां उसमें कोई कमी आएगी डॉक्टर साहब क्या? नहीं, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इन इक़दामात के नतीजे में चूँकि इस्लाहात नहीं कर रहे तो हमारी मईशत की शरह नमू मज़ीद सुस्त होगी, सुस्त हो जाएगी, और मज़ीद हो, जबकि महंगाई की शरह बहुत ऊंची हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा, उनकी तकालीफ बढ़ेंगी। और IMF ने हमसे एक अजीब अक्के लिखवाया जो पहले नहीं होता था। वो ये कहते हैं कि साल के दौरान अगर उनको महसूस हुआ कि पाकिस्तान को नए इक़दाम उठाने हैं, यानी अवाम पर नए टैक्सेस लगाने हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे कमिटमेंट कर लिया है कि जो कुछ उन्होंने हमारे घुटनों के बल गिरा के 1000 अरब रुपए के टैक्सेस लगवाए बजट में, 1000 अरब रुपए के, बिजली के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख, गैस के नर्ख, पेट्रोलियम लेवी सब करने के बाद भी वो उन्होंने क्लॉज डाल दी है कि अगर ज़रूरी महसूस हुआ तो हम आपसे कहेंगे साल के दौरान नए टैक्सेस लगा दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ती जाएगी। इसका मैंने जैसे कहा, नुक्ता ये है कि जो भी आपका ये रुपया इंप्रूव हो रहा है, जो आपने ज़रूरत से ज़्यादा गिराया था वो वापस जा रहा है। उसमें कोई कमाल किसी की पॉलिसी का नहीं है, कोई इस्लाहात का नहीं है। वो तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। आपसे कर्जे लेंगे, आपको सऊदी अरब कर्जा देगा, IMF देगा, वर्ल्ड बैंक देगा, UAE देगा। तो ये तो कर्जों का हजम बढ़ा लिया, 6 अरब से 7 अरब डॉलर कर लिया। तो ये उसके सेंटिमेंट्स हैं। इसको आप कह सकते हैं आर्जी बेहतरी अवाम की कीमत पर, बग़ैर इस्लाहात किए, बग़ैर स्ट्रक्चरल इस्लाहात किए, बग़ैर जो तवानाई के शोबे में, सेहत के शोबे में स्टेट बैंक तैयार नहीं है स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए, तो महंगाई की शरह यकीनन ऊंची रहेगी। मिसाल के तौर पर 8% महंगाई है भारत में, हमारे यहाँ 24% है। मुझे याद है, देखिए रुपए हम किस तरह गिर रहे हैं। मुझे याद है एक ज़माने में 100 रुपये पाकिस्तान के होते थे तो भारत को 125 रुपये होते थे बराबर। हमारे 100 भारत के 125, आज हमारे 100 भारत के 34 रुपये। यानी हमें एहसास ही नहीं है कि हम किस तेज़ी से अपने आप को नीचे ले जा रहे हैं। आपने देखा था कि बंगाली लोग जो यहाँ नौकरी करते थे, कुक वगैरह, वो छोड़ के चले गए क्योंकि बांग्लादेश की करेंसी स्ट्रांग हो रही है। तो हमने ये सोच, ये नीचे जा रहे हैं। मुझे खौफ है कि हम नीचे जा रहे हैं, और छोटी छोटी कामयाबियां जो बैरूनी कर्जों से मिलती हैं उसको ये कहते हैं हमारी पॉलिसियों का शमर है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है, 1993 से अब तक 6 मरतबा ये ऐसा हो चुका है कि हमने बुरान की कैफियत आई, हम IMF के पास गए, ये 7वीं मरतबा हो रहा है 93 से अब तक। तो वही तमाशा नुस्खा है जो 6 मरतबा नाकाम हो चुका है हमारे मुल्क में, नाकाम रहा है, फिर नाकाम होगा। फिर आप देखेंगे कि जून 23 के बाद फिर एक मसला पैदा होगा, IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया, रिजल्ट्स नीचे जाएंगे। तो ये हम आग से क्यों खेल रहे हैं? और एक और हरकत इन्होंने अब ऐसी की है जिससे मुझे खौफ आ रहा है, मैं आपको बता दूं। अब 1-2 मिनट लगेंगे। 9/11 जब हुआ था या उससे पहले हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फ़र्क $1.5 अरब हुआ करता था, $1.5 बिलियन बस। और उस वक्त इनका जो है वो हम पूरा कर लेते थे। अब इन्होंने ड्रामा रचा दिया कि इंपोर्ट्स को बढ़ाया $80 अरब।
हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया 48 बिलियन डॉलर्स, 1.5 के बजाय। तो इन्होंने कहा नहीं जी, अब हमारा फार्मूला बदल गया, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर नहीं होंगे, अब एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस बराबर होंगे इंपोर्ट्स की। तो रेमिटेंसेस तो 32 अरब डॉलर की आपकी हैं, वो तो आती इसलिए हैं कि उससे आप मुल्क का इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, आप उसको तिजारती खसारे के लिए ले जा रहे हैं। ये है वो आग से खेलना। इससे मेरा ख्याल है को 32 अरब डॉलर का फर्क पड़ेगा छोटी सी मईशत में, कि आप रेमिटेंसेस के साथ बरामदात के बजाय रेमिटेंसेस को आप फरोग दे रहे हैं। बरामदात जो है वो आपको पता है 111(4) के तहत है, वो पैसा उस पर टैक्स नहीं मिलता। बड़ी बड़ी जो रेमिटेंसेस आ रही हैं वो टैक्स फ्री होती हैं और वो पैसा वापस चला जाता है। तो ये भी नहीं होती इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का उससे कोई मुकाबला भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब बात यही है कि सम अप के करें तो इसको कि मईशत के लिए आगे जाकर क्योंकि इस्लाहात नहीं है, तो आप कहते हैं कि ना शरह नमू के हवाले से कोई अच्छी खबर, ना महंगाई के हवाले से कोई अच्छी खबर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने आज हुकूमती मौक़िफ़ भी जाना, माशी तज़ निगार क्या देख रहे हैं, माहिरीन की नज़र किस तरफ है, ये भी आपने जाना। फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की मईशत संभलेगी, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान अच्छे दिन देखेगा। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, देखते रहिएगा अब तक।